अगर दोनों ही दौड़ रहे कितने से, अब बताओ दोनों एक दूसरे किस में देखेंगे? हाँ, अब किस पे देखेंगे? क्योंकि दोनों ही सेम स्पीड से दौड़। हाँ, अगर मैं तेजी से दौड़ने लगूं 10, किससे दौड़ने लगूं? अब दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे, अब किस में देखेंगे? मोशन। तो मैं कहा अगर मैं यहां दौड़ना शुरू कर दूं और गतिक मेरे साथ दौड़ेगा सेम स्पीड से, तो हम और गतिक एक दूसरे को किस पे देखेंगे? रेस्ट पे। बट आपके लिए हम और गतिक किस में है? मतलब आप किसी भी बॉडी के लिए नहीं कह सकते कि ये बॉडी एब्सोल्युटली किस पर है? रेस्ट पर। ये एब्सोल्युटली किस में है? मोशन में। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो। देखिए काइनेमेटिक्स लेक्चर 1 है आज का, और रियल फिजिक्स यहीं से शुरुआत होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, और आपको बिलीव नहीं है तो आपको समय के साथ पता चल जाएगा। ये आपको तकलीफ देगी बहुत ज्यादा, ठीक है? बहुत ज्यादा तकलीफ देगी, मैं फिर से कह रहा हूं। वजह सिंपल है, बहुत लेंथी चैप्टर, बड़ा चैप्टर, तकरीबन 1 महीने चलने वाला चैप्टर, 1 महीने से भी ज्यादा, 1.5 महीने। 11th में 20 लेक्चर में पढ़ाया जाता है इसको। हफ्ते में कितने लेक्चर होते हैं आपके? 3। तो महीने में कितने? 12, लगभग 1.5 महीने के आसपास। और चैप्टर इतना घना इंपॉर्टेंट, इतना घना इंपॉर्टेंट कि कहने का कोई वर्णन ही नहीं है। इसी से सारे खेल शुरू हो जाएंगे, हर जगह यूज आएगा। आपने 9th क्लास पढ़ा था, 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा मोशन। क्या पढ़ा था? वही है ये, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। यहां पर अभी पता चलेगा आपको कितना है। अब अगर इस चैप्टर को अच्छा करना है तो 2 ही रास्ते हैं आपके पास इस चैप्टर को अच्छा करने के लिए। चूंकि 1.5 महीने लेक्चर चलने वाला है, तो सोचो कितने सारे टॉपिक्स होंगे। अभी तक 5 लेक्चर, 6 लेक्चर यूनिट डायमेंशन के, 7 लेक्चर, कम से कम 20 लेक्चर, समझ रहे हो आप? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, लेक्चर के साथ साथ मॉड्यूल। काइनेमेटिक्स का भी मॉड्यूल नहीं मिला है, अगले टर्न पे मिल जाएगी। लेक्चर के साथ साथ क्या? मॉड्यूल। अगर लगा लिए तो चैप्टर अच्छे से आ जाएगा, अगर नहीं लगाए तो चैप्टर नहीं आएगा। सर ये तो आप हर चैप्टर में कह रहे थे। हर चैप्टर में आप थ्योरी भी पढ़ लेते तो आप क्वेश्चन करने लायक हो सकते थे, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में लेक्चर के साथ साथ क्या लगाना ही पड़ेगा? मॉड्यूल। नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कि कितना बड़ा चैप्टर है और कितने टॉपिक्स होंगे, इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे इसमें, कहने का कोई वर्णन नहीं है। समझ के क्या कर रहा हूं? इसलिए आपको पहले ही कह रहा हूं कि इस चैप्टर में बिल्कुल आप डिलाई दे ही नहीं सकते हो कि भाई हमने, ठीक है आज का लेक्चर नहीं तो अगले लेक्चर में कर लेंगे। ऐसा अगर किए तो खत्म हो जाओगे, निपट जाओगे। काइनेमेटिक्स आज के टारगेट में, आज के लेक्चर में क्या क्या टारगेट है अपना देखो। सबसे पहले क्या देखेंगे इसका, फिर क्या पढ़ेंगे, देन टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे आएंगे, रेस्ट, मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ, इसको FOR बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन डिस्टेंस एंड देन वैरायटी ऑफ। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स, चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है
इसलिए मैं इसको दो भागों में तोड़ देता हूं। मैं बोल देता हूं एक को काइनेमेटिक्स 1, क्या बोल देता हूं, काइनेमेटिक्स 1, और एक को बोल देता हूं काइनेमेटिक्स 2। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए एक बार। रेस्ट एंड मोशन बताया अभी, बोलो, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस एंड, अब चूंकि बड़ा सा चैप्टर है तो पता ही नहीं है साला कैसे कैसे जाने वाले आप, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक पूरा बता रहा हूं कि कैसे कैसे फ्लो होगा इस चैप्टर में, हम आगे बढ़ेंगे। स्पीड एंड एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन, क्या होता है 1D 2D वो सब अभी देखेंगे, ठीक है भैया। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ, ये पढ़ेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स 1। ये देखने में बस इतने टॉपिक्स हैं, बट इस टॉपिक्स के अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, एंड देन तब हम किस में आ जाएंगे, काइनेमेटिक्स 2। इसमें पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या पढ़ेंगे भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन, on inclined plane, relative motion in 2D, किसमें 2D। अब इसी में बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो, रेनमैन प्रॉब्लम, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट, फ्लैट फ्लैटर, एंड कुत्ता बिल्ली चूहा, केबीसी प्रॉब्लम। ये पूरा चलने वाला है कौन, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को कितने भागों में तोड़ा मैंने, काइनेमेटिक्स 1 और काइनेमेटिक्स 2, बोलिए। तो ये काइनेमेटिक्स 1 में पढ़ेंगे अपन, और ये किस में पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स 2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप देखो यहां क्या लिखा हुआ था, काइनेमेटिक्स 1। तो आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स 1। अब देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ओवरव्यू। ये आपका क्या था, एक ओवरव्यू था, क्या था कि बेटा हम कैसे कैसे जाने वाले हैं। बच्चा पढ़ तो रहा है बट चैप्टर में क्या क्या है यही नहीं पता है बच्चे को, बस पढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या है चैप्टर में,
ये पढ़ना है चैप्टर, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ये सब जो है मोशन इन 1D है, ये जो है मोशन इन 2D। बट यहां तक ये मोशन इन क्या हो जाएंगे 2D, और ये मोशन इन क्या हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी में आपको कोई नहीं बोला गया, एनसीईआरटी में कहीं भी काइनेमेटिक्स 1 काइनेमेटिक्स 2, ये मत सोचना मास्टर पढ़ा रहा है एनसीईआरटी में ऐसा होगा। एनसीईआरटी में बोला गया मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, तो ये भी बता दिया मैंने मोशन इन 1D क्या होता है और मोशन इन 2D क्या होता है। समझ गए? तो 1D में हम ये पढ़ने वाले हैं और 2D में ये पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी कभी पलटोगे कोई बच्चा, काइनेमेटिक्स तो है ही नहीं इसमें। अब सबसे पहला ओवरव्यू खत्म हो चुका है, अब क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स दो चीजों से मिलकर बना होता है बेटा, पता है क्या? एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स और एक को बोलते हैं डायनेमिक्स। अब जो आप 11th का जो बुक 1 है एनसीईआरटी का, वो पूरा उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। पूरा बुक 1 क्या कहलाएगा? मैकेनिक्स। रोटेशन एसएचएम तक। काइनेमेटिक्स के बाद पढ़ेंगे एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, डब्ल्यूपी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएम, रोटेशन और ग्रेविटेशन तक। ये पूरा बुक 1 है, ये पूरा क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को हमने कितने भागों में सेपरेट किया है? बोलो, किसमें किसमें? काइनेमेटिक्स और, अब मेरे साथ आ जाइए, बोलना पड़ेगा आपको ध्यान से। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। क्या है काइनेमेटिक्स, क्या है डायनेमिक्स? सर आप जब से आए हो तब से एक ही चिल्ला रहे हो, काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स। तो पहले समझो काइनेमेटिक्स क्या है। काइने मतलब होता है बेटा काइनेटिक। क्या होता है? काइनेटिक मतलब होता है मोशन। काइनेटिक एनर्जी पढ़े होंगे 9th क्लास में। जब कोई बॉडी किस में हो? मोशन में, तो उसमें क्या स्टोर्ड होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मतलब होता है मोशन। बोलोगे? मैटिक्स मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? तो दिमाग लगाओ, क्या हुआ? कैलकुलेशन ऑफ मोशन। कैलकुलेशन ऑफ इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो बॉडी यहां पर क्या करने वाला है? मोशन में होगा, और हम उसका क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। मोशन में होगा तो वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड होगी, एक्सेलरेशन होगा। बोलो भाई, तो ये सब उसका क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। उसी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। कोई तुमसे पूछा काइनेमेटिक्स तोड़ दो, काइने प्लस मैटिक्स। काइने मतलब काइनेटिक, बोले तो मोशन, काइनेटिक बोले तो नहीं आ रहा क्या? मैटिक्स मतलब बेटा कैलकुलेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक्स, वहां भी क्या होता है? ट्रिगोनो, ऐसी साइड्स जिनके ऐसे कितने जिनके 3 साइड्स हो, ट्रिगोनो। ट्राइगोनो मतलब साइड्स, 3 साइड वाले का आप क्या करने वाले हो? मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? तो आप ट्रिगोनोमेट्री में इसलिए सिर्फ और सिर्फ कितने साइड वाला पढ़ते हो? 3 साइड वाला। यहां पर काइनेमेटिक्स, काइने मतलब काइनेटिक, बोले तो मोशन, मैटिक्स मतलब कैलकुलेशन। मतलब किसका कैलकुलेशन करने वाले हो? मोशन। अब मैकेनिक्स में हम 2 चीज पढ़ते हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं? एक तो मैंने बता दिया आपको, कैलकुलेशन ऑफ मोशन। लेकिन और उसमें अगर हम डीप बात करें,
कॉज, सॉरी, इफेक्ट्स। किसकी स्टडी करेंगे? इफेक्ट्स की। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं, अभी समझ आ जाए। मैंने बोला ये इंक्लाइंड प्लेन है जो कि आपके पास दिख रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन। बोलो भाई, ये आप ऐसे समझ लो, ये क्या इंक्लाइंड, इसके ऊपर ऐसे मैं रख दूंगा तो अभी गिर रही है क्या, क्योंकि ये इसके बीच में है ना। अब यहां रखूंगा तो आएगी। तो मैंने बोला एक ब्लॉक को मैंने इसके ऊपर रख दिया, या पेंसिल को मैंने इसके ऊपर रख दिया, और पेंसिल अब कहां आ रही है? तो तुम मान लोगे कि पेंसिल कहां आ रही है, तुम उससे कोई सवाल जवाब नहीं करो। तुम इफेक्ट्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? इफेक्ट्स। मैंने बोला अगर इस रिमोट को मैं ऊपर से छोड़ दूं तो कहां है रिमोट? कहां आई? तो तुम मान लोगे कि रिमोट कहां आई? नीचे। तुम उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करोगे। सवाल जवाब मतलब क्यों नीचे आई, नीचे ही क्यों आई, किस वजह से आई, समझ गए ना? मतलब आप उसके किस में इंटरेस्टेड नहीं हो? कॉज में। कॉज बोले तो कारण, कॉज बोले तो जब आप सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स की स्टडी करते हो, किसकी स्टडी करते हो? स्टडी ऑफ इफेक्ट्स, स्टडी ऑफ तो आप उसको क्या बोलोगे? काइनेमेटिक्स। एक बॉल है, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड की ओर से, 10 मीटर पर सेकंड से किधर की ओर? ऊपर की ओर। तो तुम मान लोगे कि बॉल कहां गई है? ऊपर। या एक बॉल को मैंने यहां से रिलीज किया, छोड़ दिया, तो बॉल कहां आएगी? नीचे। तो तुम मान लोगे बॉल कहां आई? तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे किस वजह से आई। अगर बॉल को छोड़ेंगे नीचे आएगी, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ये इसका क्या है? कारण है। क्या है इसका? उस कारण में आप इंटरेस्टेड? तो पूरे काइनेमेटिक्स में मैं बोलूंगा एक कार चल रही है कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो तुम मान लोगे कार कितने से चल रही है, कार किस वजह से चली, ये सब आप कोई मुझसे चर्चा नहीं करोगे। मैं बोलूंगा बारिश हो रही है, इतने एंगल पे बारिश गिर रही है, तो तुम मान लोगे कि हाँ बारिश इतने एंगल पर गिर रही है। तुम मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करो। मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी कर रहे हैं? इफेक्ट्स की। किसकी? तो उसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। बट जब हम यहां आते हैं तो आप बताओ क्या करेंगे? स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्लस कॉज। अब यहां तुम दोनों की स्टडी करोगे, कारण भी जानेंगे और इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। तुम यहां मुझसे कुछ भी सवाल नहीं पूछोगे। मैंने बोला एक बॉल को प्रोजेक्टाइल किया गया, प्रोजेक्टाइल समझते हो ना, थ्रो किया गया किसी एंगल पर, तो तुम मान लोगे कि हाँ बॉल थ्रो हुआ है तो वापस कहां आएगी? नीचे। बट यहां थ्रो हुआ है तो वापस आई कहां? कौन लाने वाला? ग्रेविटी। पूरा क्यों का रीजन जानेंगे। क्या ये रिमोट मेरे हाथ पे रखी हुई है? क्यों भाई? कोई कारण होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एक ब्लॉक रखी हुई है यहां पर, तो तुम मान लोगे कि एक ब्लॉक क्या हुआ है? रखा हुआ है। तुम मुझसे अगर सवाल जवाब नहीं करो कैसे रखा हुआ है, नीचे क्यों नहीं गई, इसका मतलब तुम किसकी स्टडी कर रहे हो? लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि ये ब्लॉक यहीं क्यों, नीचे क्यों नहीं जा रही है, तो मुझे बताना पड़ेगा इस ब्लॉक का वेट होगा। वेट कहां लग रहा होगा? नीचे। वेट कहां लग रहा होगा? और ये जो टच है ये एक नॉर्मल कहां देता है? ऊपर। जो ऊपर वाला फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स को क्या कर दे रहा है? बैलेंस। और जिसकी वजह से ये किस पे है? रेस्ट पे है। अगर मैं ये रीजन बताऊंगा तो आप मानोगे कि ये क्या पढ़ रहे हो आप? डायनेमिक्स। और इस चैप्टर, ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। तो जब आप स्टडी करोगे इफेक्ट्स की प्लस कॉज की, तो आप उसको क्या बोलोगे? तो मैंने बोला कि इंक्लाइंड प्लेन था, इस पे बॉल नीचे आ रही है, और तुमने मान लिया कि बॉल कहां आ रही है, तो किसकी स्टडी कर रहे हो आप? लेकिन अगर आपने पूछा व्हाई,
इसका मतलब आपको क्या चाहिए, रीजन चाहिए। क्या चाहिए? तो आप किसकी स्टडी करोगे, डायनेमिक्स। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो भाई। सिंपल से बताया हूं। काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक पूरा चार्ट बताया। क्या होता है सर काइनेमेटिक्स? काइने मतलब होता है काइनेटिक, मैटिक्स मतलब होता है कैलकुलेशन। काइने मतलब काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मोशन, मोशन का क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने। और अच्छे से तोड़ना है सर मैकेनिक्स को दो भागों में, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स और डायनामिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्लस कॉज। बोलिए, नींद तो नहीं आ रही आप सभी को? गाल पर से हाथ हटा के बैठे हुए। छापना है? छापिए इसको। जल्दी से छापिए। फ्लैग फ्लेटर, झंडा लहराना। फ्लैग फ्लेटर मतलब क्या हो गया, झंडा लहराना। आपने देखा है मूवी में तो देखे होगे, जो शिप्स होती है बेटा, समुद्री लुटेरे, वो जब जाते हैं तो उसका हर एक का अपना झंडा होता है, देखे होंगे आप। वो झंडा क्या होगा, किस साइड लहरेगा अगर हवा चलेगी तो। ये सब अपने को पढ़ना है कि कैसे लहरेगी, तेजी से, रफ्तार में। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं और थोड़ा बहुत नोट्स छूट जाए तो आप पीडीएफ से जरूर छाप लेना, और थोड़ा रफ्तार में छापिए तो ज़्यादा अच्छा है। रेस्ट, मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन इन 1D, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, रिलेटिव मोशन इन 2D, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, फ्लैग फ्लेटर प्रॉब्लम, केबीसी प्रॉब्लम। यहां पर केबीसी कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, क्या है, कुत्ता बिल्ली और जल्दी कीजिए। मुझे पढ़ाने दोगे क्या? हुआ क्या? मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, रेन, रिवर बोट, फ्लैग फ्लेटर, केबीसी प्रॉब्लम।
ठीक है भैया। भाई मैं समझ गया, तुम्हें अगर छपवाऊंगा तो हो गया। तुम घर पे छाप लोगे क्या पीडीएफ से? नहीं तो मैं तो ऐसे तो हो गया भाई। जल्दी कीजिए। अगला देखो, ये मैंने आपको बता दिया था मैकेनिक्स, पूरा 11th का जो बुक 1 है वो क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? कॉज प्लस इफेक्ट्स, जिसमें से मैकेनिक्स को दो भागों में तोड़ा, काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स बोले तो सिर्फ स्टडी किसकी करेंगे? इफेक्ट्स की। तुम मुझसे नहीं पूछोगे क्यों, कारण पूछने में इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन जब हम डायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे तो आप मुझसे पूछोगे कारण। इफेक्ट्स तो हो ही रहा होगा, बट उसके पीछे की वजह क्या है और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा किसमें? डायनेमिक्स में। तो यहां पर ये चैप्टर जो आएगा वो आएगा एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ये सब कि सर कोई भी बॉडी कैसे चक्कर काट रही है कि नहीं, ये सब वजह कहां पर आएगा? डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने आपको बोला था जैसे जैसे टारगेट पे हम जा रहे हैं, आप देखो पहला टारगेट क्या था बेटा? ओवरव्यू हो गया क्या? इंट्रोडक्शन हो गया क्या? अब क्या तीसरा है? टर्मिनोलॉजी। उसमें सबसे पहले क्या? रेस्ट। देखो आप, सबसे पहला क्या है? रेस्ट। भाई लाइन पढ़ो, इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। सही बात है, समय के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो किस पर है? रेस्ट पे। ये पानी का बोतल किस पर है भैया? रेस्ट पे। बोलो भाई। लेकिन अगर मैं अब रेस्ट पे है क्या? अब तो और नहीं है, रेस्ट पे है क्या? ये समय के साथ इसका क्या चेंज हो गया? पोजीशन। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं सच में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। देखिए, मन ही मन बस इसको समझना है और मन ही मन देखकर खुश हो लेना है, ठीक है। अब ये ओरिजिन पर है बेटा, कहाँ है? 0,0,0। बोल भाई, ये x बराबर t बराबर 0 पर, t बराबर 0 मतलब क्या समझे? हाँ, 0 सेकंड हो रहा है अभी। कहां पर था ये? ओरिजिन पर। आजीवन जिंदगी बीत गई इसकी, बट अभी भी कहां है? ओरिजिन पर। अरे बोलो भाई, तो समय के साथ इसके स्थिति में कोई चेंज, तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट। नहीं आ रहा यार? 0 से लेकर के टाइम t बराबर t सेकंड तक, कितने सेकंड तक? अब ये t सेकंड 10 सेकंड भी हो सकता है, 20, 1, 1000, समझ गए? कुछ भी, जितना भी बोलो, हमेशा कहां पर रहा ये? ओरिजिन पर। तो इसको कौन से बोलेंगे? रेस्ट। क्या बोलेंगे? ओके, पक्का। अगला क्या बेटा? कॉमन सेंस लगाओ। इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेज विथ टाइम। भैया t बराबर 0 पर कहां पर था? अरे बोलो, कहां पर था? लेकिन t बराबर किसी t सेकंड पर, वो t सेकंड कुछ भी हो सकता है भाई, 10 सेकंड पर। मान लो ये x बराबर कितना मीटर पर है? 10 मीटर पर। कितने मीटर पर बताओ? 10 सेकंड में कितना दूरी चल लिया ये? कितना? अरे चमक आ रही है क्या? कितना चल लिया भैया? 10 मीटर। तो क्या अब ये रेस्ट पर है? जी नहीं, अब किस में आ चुका है ये? मोशन में। क्योंकि इसकी पोजीशन किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ। सिंपल है यार, कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं क्या? सिंपल है। समय के साथ अगर आपकी स्थिति, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप किस पर हो? रेस्ट। तुम अभी जैसे बैठे हो, बैठे ही रहोगे जब तक 5 न बज जाए, है कि नहीं भाई? तो तुम किस पर है? वैसे तुम 5 बजे तक बैठोगे नहीं, 4:55 पे तुम्हारे उर्कुस्ती लगने लगता है भाई साहब, चींटी दौड़ना शुरू हो जाता है। सर अब तो छोड़ दो वरना तांडव आ जाएगा। क्यों? क्या कोई तकलीफ? अरे बोलो भाई, सिंपल है यार।
पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो तो रेस्ट है, पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो किसमें, मोशन में। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात को समझिएगा, बात को समझिए। ये हर किसी का बचपन बीता है ऐसे ही, बोलो। अब बात को समझना, ड्राइवर किस में बैठा है, बस में, और ये दोनों कहां पर है, बस स्टॉप। बोलो भाई, और किसका वेट कर रहे थे, बस आ रही है, अरे आ रही है, आने दो, है ना शुभ, आने दो बस को। अब जब ये आ रही थी, बात को समझिए, कंसेप्ट है भैया, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मानो ये जॉली है, कौन है, और ये कौन है, डॉली। कौन है, वैसे डॉली को छोटी होना था, डॉली बड़ी है और जॉली छोटा है। ये दोनों खड़े हैं कहां पर, बस स्टॉप। पता जॉली किसकी तरफ देखेगा, डॉली की तरफ, बस की तरफ तो देखेगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं पहले किसकी तरफ देख रहे हैं, डॉली की तरफ। डॉली उसको किस पे दिखेगी, मोशन में या रेस्ट में, कॉमन सेंस है यार। हम तुम अभी हैं, तुम मुझे किस में देख पा रहे हो, मोशन में। अरे अभी किस में देख पा रहे हो यार, अभी तो रेस्ट पे होना यार, अब किस में देख पा रहे हो, ये दोनों रुके हुए हैं। जॉली डॉली को देखेगा तो किस में देखेगा, और डॉली देखेगी किसको, बोलोगे, जॉली को, तो किस पे दिखेंगे दोनों। लेकिन जब बस आ रहा है, सॉरी बस आ रही है, ठीक है, अभी बस आ रही है, ध्यान सुनना। अब ये दोनों के लिए बस किस पे है, हाँ, बस जब आ रही थी तो किस में है, और बस के अंदर कौन बैठा है, ड्राइवर भी इन दोनों को किस पे देखेंगे, दिमाग तो लगा यार। जब बस आ रही है, बस में कौन बैठा है, तो ड्राइवर इन दोनों किस में देखेगा, मोशन में। बट ये दोनों एक दूसरे किस में देखेंगे, रेस्ट पे। अरे बस आ रही है ना, तो बस तो चल रही है ना। एक मिनट सुनो, अभी तुम मुझे किस में देख रहे हो, अब बताओ तुम मुझे किस में देख रहे हो, मैं भी तुम्हें किस में देखूंगा, कि रेस्ट पे, मोशन में ही देखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आगे चल रहा हूं तो तुम कहां छूट रहे हो, पीछे। बोलो यार। बट हाँ, जब मैं चल रहा हूं तो तनिष्क देखेगा गतिक को, तो ये दोनों एक दूसरे किस पे देख रहे होंगे, रेस्ट पे। बट ये दोनों मुझे कैसे देखेंगे, मैं इन दोनों को कैसे देखूंगा, तो अगर बस आ रही है तो बस के अंदर जो बैठा है कौन, ड्राइवर, वो इन दोनों को किस में देखेगा, और ये दोनों भी बस को किस में देखेगा, मोशन में। बट एक दूसरे को आपस में किस में देखेंगे, हाँ, बस आके रुक गई, अब ये भी इसको देखेंगे तो रेस्ट पे दिखेंगे, और ये भी इसको देखेंगे तो रेस्ट पे दिखेंगे। बोलो बोलो यार। इसका मतलब है कि आप कभी भी जीवन में नहीं कह सकते कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो एब्सोल्युटली रेस्ट पे है, नहीं कह सकते कभी। ये नहीं कह सकते अगर कोई बॉडी मोशन में है तो एब्सोल्युटली किस में है, मोशन में। क्योंकि सोच, मैं अभी तुम्हारे लिए किस पर हूं, किस में हूं, अरे किस में हूं, लेकिन मून पर अगर बैठकर कोई देख रहा होगा मुझे, कहां पर, मून तो चक्कर काट रही है ना, किसके, बोलो यार, बोलो यार। तो वो वहां से अगर कोई मुझे बैठकर देखेगा और मान लो स्पीड दोनों की क्या है, सेम, तो मैं उससे मोशन में नहीं, किस पे दिखूंगा, रेस्ट पे। सोचो गतिक उठता हुआ या दौड़ता हुआ, मैं 1 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, गतिक मेरे साथ कितने मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ने लगा। ठीक है,
अब मेरे साथ कौन दौड़ रहा है? गतिक भी दौड़ने लगा वैसे, ठीक है, समझ रहे हो? और दोनों ही कितने मीटर पर सेकंड से? अगर दोनों ही दौड़ रहे हैं कितने से? अब बताओ दोनों एक दूसरे किस में देखेंगे? हाँ, अब किस पे देखेंगे? क्योंकि दोनों ही सेम स्पीड से दौड़ रहे। हाँ, अगर मैं तेजी से दौड़ने लगूं 10, किससे दौड़ने लगूं? अब दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे, अब किस में देखेंगे? मोशन। तो मैं कहा अगर मैं यहां दौड़ना शुरू कर दूं और गतिक मेरे साथ दौड़ेगा सेम स्पीड से, तो हम और गतिक एक दूसरे को किस पे देखेंगे? रेस्ट पे। बट आपके लिए हम और गतिक किस में है? मतलब आप किसी भी बॉडी के लिए नहीं कह सकते कि ये बॉडी एब्सोल्युटली किस पर है? रेस्ट पर, या एब्सोल्युटली किस में है? मोशन में। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो, इस बात पर डिपेंड करता है कि देख, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर बस स्टॉप के फ्रेम से देखोगे तो बस किस में दिखेगी? मोशन में। किस में दिखेगी? किस में दिखेगी? लेकिन बस के अंदर कौन बैठा है? ड्राइवर के लिए बस किस में? मोशन में है? नहीं, वो तो उसके साथ चल रहा है। किसके साथ? बस के साथ। तो उसको लगेगा रेस्ट पे। तो एक ही चीज तुम्हारे लिए रेस्ट है, किसी और के लिए कहते हैं वह रीजन, वह पोजीशन, वह एरिया, वह फ्रेम जहां से बैठकर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सुनना, अगर बस स्टॉप के फ्रेम से डॉली किसको देखे तो बताओ, बस स्टॉप के फ्रेम में डॉली जॉली को किस पे देखेगी? लेकिन अगर तुम कौन से फ्रेम से देखो? बस के फ्रेम से। ड्राइवर आ रहा है तो ड्राइवर इस जॉली को किस में देखेगा? मोशन में। किस में देखेगा? जॉली एक के लिए किस में है? रेस्ट पे, और एक के लिए किस में है? तो आप कभी भी क्या नहीं कह सकते कि ये एब्सोल्युटली किस पर है? रेस्ट पे, या एब्सोल्युटली किस पे है? मोशन पे। अगर मैंने बस स्टॉप को मान लिया क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो भाई, तो बताओ विथ बस स्टॉप के बताओ, डॉली जॉली को किस में देखेगा? देखेगी रेस्ट पर। बोलो यार, बताओ इन दोनों में ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जर्वर कौन? ये हो गया ऑब्जेक्ट, बोलो यार, और ये क्या होगी? ऑब्जर्वर। फ्रेम बताओ कौन सा है? बस स्टॉप। ये क्या बनेगा बेटा? फ्रेम। कौन से फ्रेम से अभी देख रहे हो आप? बस स्टॉप के फ्रेम से। लेकिन अगर मैं कहूं बस, स्कूल बस, स्कूल, या फिर आप बोल दो ड्राइवर के लिए, किसके लिए? बात क्या है? अब इसको हमने मान लिया क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ। अब ऑब्जेक्ट तो अभी भी कौन है? जॉली। अब बताओ जॉली किस में दिखेगी? मोशन में। अरे जॉली किस में दिखेगा? मोशन में दिखेगा। किसको? ड्राइवर को। किसको? नहीं आ रहा यार, नहीं आया समझ में? अबे पूछ रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? नहीं आ रहा है क्या समझ में? अभी पूछ लूंगा किसी से भी खड़े करके। अगर किसको फ्रेम माने तो बताओ जॉली किस में दिखेगा? किसके रिस्पेक्ट में?
डॉली के रिस्पेक्ट में। और अगर हमने किसको फ्रेम माना है, या फिर स्कूल बस, तो वहां से देखोगे जॉली को, तो जॉली किस में दिखेगा, मोशन में दिखेगा। समझ गए क्या? हर बार, दोनों बार हम किसको देखे हैं, जॉली को। किसको देखे हैं? एक बार जॉली किस में दिखा और एक बार किस में दिखा, मोशन। एक बार किस में दिखा, रेस्ट पे, और एक बार किस में दिखा, मोशन। इसका मतलब है कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में। अगर आप बस स्टॉप के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो ये जॉली किस पर है, लेकिन अगर स्कूल बस के बात रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो जॉली किस में है, मोशन। समझ गए? मतलब रेस्ट एंड मोशन आर एक रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म। क्या होता है फ्रेम और रेफरेंस? ऐसा फ्रेम जहां से बैठकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर बस स्टॉप पे बैठकर देख रहे हो तो बस स्टॉप विल बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर स्कूल बस में बैठकर देख रहे हो तो स्कूल बस विल बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आया क्या बोल रहा हूं? तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए क्या कह रहा है, पढ़ो। इट इज द रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू विच पोजिशन और मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड। सिंपल भाषा में वह रेफरेंस, वह फ्रेम जहां से बैठकर किसी आप ऑब्जेक्ट की क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पोजीशन। अगर वो पोजीशन टाइम के साथ चेंज तो रेस्ट पे, और टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मोशन। समझ गए? इसका मतलब ही क्या हुआ, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी बताया, क्या रे, मोशन एंड रेस्ट आर विच डिपेंड्स ऑन, यही तो बताया अभी। वी कांट से बॉडी इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि बॉडी एब्सोल्युटली किस पर है, रेस्ट पे है या फिर मोशन में। ये कैसा टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है। कोई पूछेगा आज क्या पढ़ कर आए हो, रेस्ट एंड मोशन, तो तुमसे पूछ लेगा बताओ क्या बॉडी हमेशा रेस्ट पे रह सकती है? तुम पूछोगे रह सकती है, मुझे नहीं पता, पहले ये बताओ किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में बोलोगे? आप सबसे पहले पूछोगे किसके रिस्पेक्ट में बात कर। अगला पढ़ो, इफ नॉट स्पेसिफाइड, इफ नॉट वी कंसीडर ग्राउंड एज अ रेफरेंस फ्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं दिया है कुछ भी, अगर कुछ भी नहीं बताया कहां से बैठकर देखना है, क्लासरूम से बैठकर देखना है कि रोड पर से बैठकर देखना है, नहीं बताया तो ग्राउंड को क्या मान लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जीवन में हमेशा ये मानना है। इफ नथिंग इज गिवन देन टेक ग्राउंड एज ए रेफरेंस फ्रेम। तो ग्राउंड को ही क्या मान लोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या तुम्हें बात समझ आया? अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ग्राउंड को क्या मानेंगे बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मैंने आपको बता दिया। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल वेयर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड आल्सो इन एट द सेम। अब ट्रेन में, ये ट्रेन है, मेट्रो है, मेट्रो के अंदर में जो लोग बैठे हैं ये एक दूसरे को आपस में किस पे देखेंगे, रेस्ट पे। बट जो यहां बस स्टॉप पे वेट कर रहा है स्टेशन पर, ये सभी को किस में देखेगा, मोशन में। सिंपल है। एक ही टाइम पर एक चीज किस पर है, रेस्ट पर, और एक चीज किस पर है, मोशन पर। तो ये आपको लिखना है कि व्हेन, अगर आप बस में जा रहे हो तो बस में मान लो आपके साथ कोई और बैठा है तो वो आपके रिस्पेक्ट में किस पर है, रेस्ट पर। बट जो बाहर ग्राउंड पे बैठा है उसके रिस्पेक्ट में किस पे है, मोशन में। तो ये एट ए टाइम हो सकता है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो कोई तकलीफ? अगला देखो, अगला है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अभी तक हमने क्या सीखा है बताओ पहले, रेस्ट और मोशन।
रेस्ट क्या होता है बेटा? जब टाइम के साथ पोजीशन में चेंज, और जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो जाए तो क्या बोलेंगे? अच्छा, क्या कोई बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट पे हो सकता है? एब्सोल्युटली मोशन में? दोनों ही कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म। आप पूछोगे मुझसे सर जी किसके रिस्पेक्ट में, सर जी किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो कि रेस्ट पे है या मोशन में? तो यहां तक अभी आपन ने पढ़ा। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वह फ्रेम जहां से बैठकर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक आपको टर्मिनोलॉजी था जो अपना खत्म होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ। रेस्ट में कोई टाइप्स नहीं होता है, रेस्ट पे तो रेस्ट पे। अब लेकिन मोशन में अगर कोई तो टाइप्स होंगे। देखिए पहला टाइप, पहला कौन सा मोशन है बेटा? 1D मोशन। कौन सा डी? जिसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। क्या कह रहा है, पढ़ो। इफ पोजीशन चेंजेज विथ टाइम, चूंकि मोशन में है तो पोजीशन किसके साथ चेंज होगा? विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलोंग अ, ये अंडरलाइन करने वाली चीज है। कोई भी चीज अगर किस में चल रही है? स्ट्रेट लाइन में। किस में चल रही है? मतलब कैसा है? 1D है। कैसा है? सिंपल रट लो। स्ट्रेट लाइन बोले तो 1D। किस में चल रहा है भाई? स्ट्रेट, तो कैसा डी होगा? 1D मोशन होगा। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक। अगर कोई सीधा सा प्लेटफॉर्म है, सीधा ट्रेन ट्रैक है, उस पर कौन चल रही है? ट्रेन, तो वो कैसा है? 1D मोशन। आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया, दिख रहा है क्या बेटा? ये बॉल कहां थ्रो किया आपने? कहां थ्रो किया बेटा? तो ये जाके ऐसे आएगी, ऐसे करके नहीं, ऐसे किए तो ये 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए और ऐसे ही आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो बॉल को कह रहा है कि बॉल को हमने ऐसे थ्रो किया और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन आई। समझ गए? तो ये कैसा है? मतलब बॉल कैसे गई? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो ये भी कैसा है? 1D। कैसा है? तो देख लो आप एग्जाम्पल कौन कौन से। मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक, अ बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड। तो कैसा पाथ लेगा? स्ट्रेट लाइन। तो दोनों ही कैसे हैं? 1D। कैसे है? समझ आता है? समझ आ गया होगा देख कर ही। पढ़ो पहले वहां पर। अब कौन सा डी है? 2D। अंडरलाइन करो। ऑब्वियस सी बात है। अब जो पोजीशन में चेंज आएगा वो प्लेन के रिस्पेक्ट में, प्लेन में। क्या कहना चाह रहे? सुनो, अभी तक यहां देखो क्या है। पोजीशन चेंजेस विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पर क्या है? चेंजेस इन अ प्लेन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन मोशन इज 2D। सुनना क्या है? प्लेन मतलब क्या होता है? सुनो, तुम तो सिंपल समझो। जब जब कर्व होगा क्या होगा? मतलब 2D है। कर्व बोले तो 2D, स्ट्रेट लाइन बोले तो, स्ट्रेट लाइन बोले तो, कर्व बोले तो। क्या कर रहा है ये बंद? स्केटिंग करते देखो, आप में से कोई करता है? कोई नहीं करता। अरे ये स्केटिंग करते देखोगे ना, तो ये ऐसे करके गया, छलांग मारा ऐसे, तो कैसा पाथ लिया? कर्व। कैसा लिया? क्या अब स्ट्रेट लाइन है? नहीं। कौन सी पाथ की बात कर रहा हूं मैं? ये जो पाथ गया, बोलोगे कैसा है ये? कर्व। तो ये ऐसे मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? 2D। क्या खूब गड्डी घुमाए हो? गड्डी कैसे घुमा रहे हो? कर्व में। कैसे घुमा रहे हो? यहां से आप ऐसे चले, ये कैसा पाथ है? कर्व। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2D। बैट बॉल खेलो स्टेडियम में, कैसा है? 2D। कर्व जो है क्या है? कर्व जो है क्या है? तालाब देखे हो कभी?
उस तालाब में जो डक होता है उसको स्विम करते देखे हो? वो स्ट्रेट लाइन में कभी भी स्विम, वो कर्व वगैरह से, तो वो भी कैसा है? 2D है। कैसा है? 2D। बोलो भाई कैसा है? 2D। स्ट्रेट लाइन में जाए तो कैसा है? कर्व में जाए तो कैसा है? सब 3D क्या होगा? दिमाग लगाओ, 3D क्या होगा? स्ट्रेट लाइन था यहां है प्लेन। क्या है? प्लेन। अगला क्या आएगा? स्पेस। पतंग उड़ाए हो? जो आप पतंगबाजी करते हो, वो पतंग पूरे स्पेस में, या फ्लाइंग ऑफ बर्ड, बर्ड का फ्लाई करना, वो क्या है? 3D है। क्या है? वो कहीं भी जा सकती है। बर्ड पूरे स्पेस में कहीं भी जा सकती है। वैसे ही पतंग कहीं भी जा सकता है। तो क्या कहेंगे इसको? 3D। पढ़ो, इफ पोजिशन चेंजेज इन स्पेस, तब उसको क्या कहते हैं? 3D। क्या कहते हैं? अगर पोजीशन चेंज इन स्ट्रेट लाइन तो 1D, पोजीशन चेंज इन प्लेन 2D। अगर पोजीशन किस में चेंज हो रहा है? स्पेस में। तो स्पेस मतलब बहुत सारा जगह है, इस तरीके से वो इस तरीके से रैंडम कहीं भी मूव कर रहा है। बोलोगे क्या? उसको क्या बोलेंगे? 3D। जैसे मोशन ऑफ काइट, पतंगबाजी करना क्या है? कौन सा डी है? बर्ड है, बर्ड। बर्ड फ्लाई कर रही है किसमें? स्पेस में। कैसा है? 3D। समझ गए? तुम तो बस याद रखो, स्ट्रेट लाइन कौन सा डी होता है? कर्व लाइन। और स्पेस में कोई फ्लाई वगैरह। अब एनसीईआरटी का पूरा डिट्टो देख लो तुम, एनसीईआरटी का ये पूरा सवाल तुम खटाक से देखते देखते मुझे बताओ कौन सा 1D कौन सा 2D। मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन किस में होगा? स्पेस में। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? बताओ बताओ। क्योंकि ये इस तरीके से बस घूम रहा होगा। समझ गए क्या? मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ मूविंग ट्रेन, कर्व में घूमेगा चक्का, चक्का घूमेगा तो ये 2D हो जाएगा। समझ गए क्या? लिजार्ड मूविंग ऑन द वॉल, ये भी सवाल। अच्छा अगला बताना। ये तो देखते ही तुम्हें स्ट्रेट लग रहा हो। क्योंकि स्ट्रेट गिरेगा। आउट स्विंग बोलो। और ये लिजार्ड मूविंग ऑन द वॉल 3D क्यों होगा? बोलोगे 2D होगा कि 1D होगा? ये दोनों आपके लिए सोचिएगा। वैसे तो मैं बता देता हूँ आंसर, बट फिर भी दिमाग लगाइए तो आपको चमक आ जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा तुमने आज तक छिपकली तो देखा, बट छिपकली जो चल रही है तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है वो कैसे चल रही है।
मुझे नहीं पता, सोचिएगा। कितने बच्चे कह रहे हैं 1D, कोई 2D लिजार्ड का, कोई 3D वाला तो नहीं है कि लिजार्ड उड़ रही है ऐसे करके? वो आपका काम है सोचना, सोच के बताइएगा अगली क्लास में। बताइए, अब सुनिए, पोजीशन वेक्टर है, क्या है? अब देखो क्या होता है पोजीशन वेक्टर। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए सर्टेन पार्टिकल। मान लो ये QCI है, क्या है? QCI का एड्रेस है 96 MLB कॉलोनी। क्या एड्रेस है भाई? आगे भी है, पड़ाव ग्वालियर। बट ये जो एड्रेस है इस QCI का, आप इसी को कहोगे पोजीशन। क्या कहोगे? अगर आपको आना है QCI तो आपको पता होना चाहिए QCI कहां पर है। वैसे तो रट लेते हैं भरत खंडेलवाल सर की बिल्डिंग के सामने या महेश्वरी नर्सिंग होम के पास, लेकिन रियलिटी में पूरा एड्रेस क्या है? 96 MLB कॉलोनी, पड़ाव ग्वालियर। अब इसमें ये हो सकता है X है, ये Y है, पड़ाव क्या है? Z है। तो हर किसी का एक कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है बेटा? तो आप यहां पर इसका कोऑर्डिनेट मानोगे X, Y, Z। अगर QCI में आना है तो X में कुछ चलना पड़ेगा, Y में कुछ चलना पड़ेगा और Z में कुछ चलना पड़ेगा। और ये है ओरिजिन। क्या है ये? ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप अपने घर से आ रहे हो, बोलो यार। हो सकता है आप स्टेशन से आ रहे हो, बोलोगे। वो डिपेंड करता है। बट जनरली अगर हम QCI का माने तो हम ग्वालियर के मेन सेंटर स्टेशन से मानेंगे, क्योंकि अगर मैंने कोई पार्सल मंगवाया है तो सबसे पहले कहाँ आएगा? स्टेशन आएगा, और वो स्टेशन ही क्या है? ओरिजिन है, और वहां से एड्रेस के हिसाब से जाएगा। बोलोगे क्या? अब यहां से यहां इसको बेटा पोजीशन वेक्टर को हमेशा आज के बाद खून में बसा लो, R वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे? R वेक्टर से। किससे? पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं R वेक्टर से। तो ये है R वेक्टर। क्या है ये? इसको लिखने का ढंग देखो कैसे लिखते हैं। X क्या लिखेंगे? I कैप, Y और Z। अब जो नए बच्चे हैं उसके तोते उड़ गए होंगे कि मास्टर ने क्या लिख दिया। बता देता हूं बेटा, X वाले को I कैप बोलते हैं, Y वाले को और Z वाले को -X को -I कैप, -Y को -J कैप, -Z को -K। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना। ओके, आगे बढ़ो। पहले तो क्यों यूज किया जाता है? किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, a vector that symbolizes the position of any given point with respect to any reference point like the origin। ये देखो, ये origin ही तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? रेफरेंस मतलब शुरुआती पॉइंट। इसी को बोल देंगे बेटा रेफरेंस पॉइंट। मतलब आप शुरुआत कहां से कर रहे हो? यहां से। अब जैसे QCI की शुरुआत हुई थी फुलबाग से। कहां से? अभी कहां पर है? MLB कॉलोनी। तो अगर आप रेफरेंस मान रहे हो तो ये स्टेशन से अगर सामान जाएगा तो स्टेशन को हमने क्या बोल दिया? ओरिजिन। क्या बोल दिया? उसी को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। आगे देखो, डायरेक्शन ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ऑफ दैट वेक्टर टुवर्ड्स अ गिवन पॉइंट। मान लो QCI की तरफ जाना है तो उसकी तरफ एरो बना दो। क्या बना दो? यही इसका कौन सा वेक्टर होगा? पोजीशन वेक्टर। ये इसका कौन सा वेक्टर होगा? ये इसका कौन सा वेक्टर होगा? इधर देखो भाई, ओरिजिन से किसके टुवर्ड्स जाना है? उस पॉइंट के टुवर्ड्स जहां आप जा रहे हो। ये जो वेक्टर होगा यही क्या बोलेंगे इसको? पोजीशन वेक्टर। अगला क्या है? डिस्टेंस। क्या कहता है डिस्टेंस? देखो, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स बाय द बिटवीन इनिशियल एंड इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखिए जरा, आप छुट्टी हुई, तुम्हें घर जाना था, तुम साले चोर कहां भाग गए? मॉल। फिर मॉल से कहां गए?
पहले कहां गए भैया? ओके बोलो यार। क्यूसीआई से कहां गए? मॉल से कहां गए? घर, आपका होम स्वीट होम। मान लो ये दूरी है 3 मीटर, कितना मीटर? 3। और ये कितना दूरी है? 4। तो बताओ कुल दूरी कितना चले तुम? 7। हाँ, कुछ बच्चा गधे क्या कहेंगे, 3 और 4 का रिजल्टेंट ले लेंगे, क्या बन जाएगा? 5। हमें तो एक्चुअल पाथ जितना चले वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो बताओ डिस्टेंस कितना हो गया यहां पर? अगर तुम वापस होम से कहां चले आते? क्यूसीआई, और मैं कह रहा हूं कि ये 5 मीटर है, कितना मीटर है? तो बताओ ऐसे ऐसे चले हो आप, बताओ अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना? 12। तो कह रहा है जो आप एक्चुअल पाथ चलते हो उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जो आप एक्चुअल पाथ चलते हो उसको क्या बोलते हैं? इसमें कोई तकलीफ है क्या? इसमें कुछ रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं क्या? यहां से चले 3, यहां से चले 4, फिर ये चले 5, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? 3 + 4 + 5। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। अगला देखो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड इज कॉल्ड, यहां देखो क्या था? एक्चुअल लेंथ इनिशियल और फाइनल के बीच। यहां कौन सा लेंथ चाहिए? अब देखना जरा, अगर मैंने बोला कि तुम यहां से मॉल गए, फिर मॉल से कहां गए, और इसकी दूरी कितना माने थे, और इसकी दूरी कितना माने थे? शुरुआत तुम्हारा ये है, इसको क्या बोलोगे? और इसको क्या बोलोगे? तो तुम्हें दूरी इस बार सारी नहीं चाहिए, तुम्हें कहां से कहां के बीच चाहिए? इनिशियल से, यही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और इस बार डिस्प्लेसमेंट का आंसर है, बताओ क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, 3 4, ये एंगल कितना बनाएगा बेटा? 90 डिग्री। तो क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा? पाइथागोरस का परिमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कितना है डिस्प्लेसमेंट? 5। लेकिन अगर मैं बोलता कि ये ऐसे तो गया और ऐसे भी गया, लेकिन ऐसे वापस आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अगर ये वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जहां से तुम चले वापस वहीं आ गए, तो वहां से छोटा रास्ता क्या होगा? 0। और डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं क्या होता है? और एक बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? बट डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? छोड़ नहीं रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, मैं एक एक बार पूछता जा रहा हूं आपसे। कोई तकलीफ यहां पर?
यहां, यहां, यहां है, ये सोच मुंह तोड़ दूंगा। अब क्या देखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हमने आपसे कहा ये ए है और ये बी है, ए से बी पहुंचने के कितने रास्ते हैं? क्या सिर्फ 3 ही हो सकते हैं? नहीं, अनंत हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं कार्तिक तुम्हें जो है मेरे पास आना है, तो एक रास्ता, कार्तिक मेरे पास नहीं आया, बाहर चला गया, टल्ली मार करके फिर मेरे पास आ रहा है। एक रास्ता, ये दीवार तोड़ के उस साइड चला गया, फिर मॉल वगैरह गया, शेक वगैरह पिया, मॉल से फिर इधर आ गया। एक रास्ता सिंपल सीधा मेरे पास आ जाता। बोलो भाई, ऐसे अनंत रास्ते होते हैं। तो इन दोनों में जो पहला वाला रास्ता है वो स्ट्रेट लाइन है या कर्व? बताओ, पहला और तीसरा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? पहला और तीसरा दोनों ही क्या है? डिस्टेंस। बोलो, गलत कह रहा हूं क्या? ये दोनों ही क्या है? डिस्टेंस। लेकिन अगर बच्चा मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं तो बताओ सेकंड वाला रास्ता कैसा है? क्यों भाई, कैसा पाथ है? शॉर्टेस्ट। कैसा पाथ है? शॉर्टेस्ट। और इसको हम कौन सा पाथ बोलते हैं? एक्चुअल पाथ। कैसा पाथ होता है ये? आपसे स्कूल में आएगा, डिफरेंशिएट करो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, डिफरेंस लिखो। और ये कैसा होगा? एक्चुअल पाथ को ही बोलेंगे लॉन्गेस्ट पाथ। कौन सा पाथ? और इसको क्या बोलेंगे? बात को समझिएगा। यूनिट बताइए डिस्टेंस का। मीटर। क्या होता है? और डिस्प्लेसमेंट का? हट, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है? मीटर। देखो इसको, नशे में है। दोनों का यूनिट सेम होता है। क्या होता है? चलो बताओ, डिस्टेंस स्केलर या वेक्टर? क्यों? कोई डायरेक्शन? क्योंकि अगर डायरेक्शन होता तो कार्तिक एक बार में डायरेक्ट वो सीधे चलकर मेरे पास आ सकता। वो सीधा चलकर मेरे पास नहीं आया, इसका मतलब उसको डायरेक्शन पता नहीं था। और ये कैसा होता है? और सुनिए, अभी डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है क्या? निगेटिव?
0, डिस्टेंस हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि तुम जितना दूरी भी चलोगे वो हमेशा जुड़ता जाएगा, क्या होता जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा, कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, और सर ये निगेटिव कब होगा, ये सब मैं अभी समझा दूंगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके, पर कभी भी डिस्टेंस किससे छोटा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट। बताओ इसको लिखा हूं, इसमें लिखने में एक गलती है, कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा तब जाकर सही होगा, ये बताओ क्या लगाऊं। जी हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, और डिस्टेंस कैसा है, तो गधा कैसे गधे के बराबर होगा, सॉरी गधा किसके बराबर होगा, गधे के। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट, तो स्केलर कभी भी वेक्टर के बराबर, स्केलर तो किसके बराबर होगा, स्केलर के, इसलिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, मॉड, क्या लगाना पड़ेगा। अब ये भी कैसा बन गया, स्केलर, कैसा बन गया, अब जाकर के ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तोते उड़ गए, फिर से सुनो, फिर से सुनो भैया, मॉड क्यों लगा, सुनो ध्यान से। मॉड इसलिए लगा क्योंकि मॉड लगाने से डिस्प्लेसमेंट पहले क्या था, वेक्टर, अब क्या बन गया है, अब स्केलर को किससे कंपेयर कर रहे हो, चलेगा, चलेगा, क्योंकि स्केलर किससे कंपेयर हो सकता है, स्केलर से, और वेक्टर किससे कंपेयर हो सकता है, वेक्टर से। बोलोगे क्या, अच्छा। अगर मैंने बोला दो पॉइंट के बीच में बताओ कितने पाथ पॉसिबल है, 1, 2 या इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, बोलो सही है। दो पॉइंट के बीच में कितने पाथ पॉसिबल है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इन्फिनाइट पाथ पॉसिबल है मतलब अनंत रास्ते होंगे पहुंचने के एक जगह से दूसरी जगह, तो बताओ कब ऐसा होगा कि डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के। बताओ कब ऐसा होगा, जब एक ही पाथ हो और कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, कैसा हो, समझाता हूं। ये ए है, ये बी है, और मैं कह रहा हूं ए से बी जाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यही है, एक ही रास्ता है और वो रास्ता स्ट्रेट, तो उस वक्त जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के, किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के। if there is only one path is possible and और वो कैसा लाइन होगा, देन बताओ क्या सीन होगा, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या लगा दूं, तो उस मोमेंट पर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ही पाथ पॉसिबल है और वो पाथ कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन,
मान लो कार्तिक से मुझ तक आने के लिए एक ही पाथ पॉसिबल है मैंने कहा, और वो सीधा बिल्कुल सीधा सीधा मेरे पास आएगा, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा और यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बोलोगे? अच्छा, एक बात पूछूं, बोलो। डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का मॉड हमेशा किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? दिमाग लगाओ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन तो कभी नहीं होगा ना, दिमाग तो लगाओ यार। हमेशा कौन बड़ा है? डिस्टेंस। या तो एक समय होगा जब डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो बिल्कुल रेशियो क्या आएगा? 1। और ऑल टाइम पे तो हमेशा डिस्टेंस किससे बड़ा होगा? डिस्प्लेसमेंट से। तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी? बड़ी, और नीचे वाली क्या होगी? छोटी। तो 1 या 1 से क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी, बट छोटी नहीं। आपको भी गर्मी लग रहा है क्या? मेरे तक ही हवा नहीं पहुंच रही, तुम्हारी तक तो आ रही होगी। अरे कैसे नहीं आ रही यार? भाई वहां तक तो हवा ही नहीं पहुंच रहा यार, बहुत गर्मी लग रही है भाई। रिमोट कहाँ है एसी का? 24 पे भाई साहब। हे ओके बच्चे, अरे बोलो भाई। अब कौन सा वेक्टर है? क्या डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया है? हाँ, बट अब क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको बेटा डिनोट करते हैं डेल्टा आर से। बेटा ऊपर एरो लगने का मतलब है वेक्टर है। वेक्टर मतलब इसमें क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन। अब काम कर रही है भाई साहब, मुझ तक हवा आ रहा है, तुम्हें नहीं लगेगा? तुम्हें कैसे तुरंत लग जाए? देखिए, अब ये ओरिजिन है, क्या ये? ओरिजिन 0,0, बोलो सही है? बताओ, QCI का अपना एड्रेस होगा, इसको बोलते हैं X1, Y1 और तुम इधर सुनना, ओरिजिन से कहां चले गए? QCI। तो ये पहला कौन सा वेक्टर हो गया? पोजीशन, अभी पढ़ाया था। अरे यार, अब ओरिजिन से कहां तुम चले गए? इसको कौन सा बोलेंगे? अब इसका अपना अलग कोऑर्डिनेट होगा कोई? x2, कोमा डेल्टा आर पढ़ाया हूं वेक्टर में, R2 माइनस डेल्टा मतलब चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। या तो फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल कौन सा है? 2 वाला है, तो R2 माइनस। चलो R2 बताओ क्या लिखे वो? X2 आई कैप प्लस चमका माइनस R1 बताओ। X1 प्लस Y1 प्लस Z1। अब आई कैप में किसको माइनस करेंगे?
आई कैप को, तो सिंपल डायरेक्ट लिखो बेटा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 प्लस यही क्या है डेल्टा आर, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सुनना ध्यान से, बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ जरा सा तो चमकेगा। क्या ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा? R2 माइनस, तो दोनों को ताल से ताल मिला। बड़ा कौन है? हमारे फिगर के हिसाब से R2 ये वाला है कि नहीं, और ये वाला बड़ा कौन है? R2 में से किसको माइनस कर रहे हैं? तो बताओ मुंडी किसके पास जाएगी? तो लेके चलेगा, यही कौन बन जाएगा? डेल्टा R2 माइनस। देखो भाई कहां पढ़ाया था ये? वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। कहां पढ़ाया था? अगर तुम स्टेशन से QCI आते हो तो इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? बोलो यार। स्टेशन से तुम QCI आए और फिर एक बार स्टेशन से कहां गए? मॉल। तो QCI और मॉल के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ो। A particle starts from point A 1, -1, 0 meter and reaches at point B 5, 3, -2 meter. रेफरेंस पॉइंट इज, क्या लेना है रेफरेंस पॉइंट? तो पहला क्या पूछा है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर, मतलब आर ए पूछा है। क्या पूछा है? सीधा क्या लिखोगे? 1 आई कैप -1 जे कैप, के कैप तो है ही नहीं, तोते उड़ गए भाई साहब। अरे भाई इस वाले में x क्या दे दिया उसने? 1, -1, 0। तो x की जगह क्या रखोगे? 1। y की जगह क्या रखोगे? z की जगह क्या रखोगे? वही तो कह रहा है। डर क्यों रहे हो? अरे डर लग रहा है क्या? सिंपल है यार। दूसरा वाला देखते ही बता दो। चलो मैं ये भी लिख देता हूं। जो जिसकी पहली क्लास है वो बेटा पढ़े नहीं होंगे कौन सा वेक्टर में कैसे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ये वहां तकलीफ आ रहा होगा, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं आ रहा होगा। फाइनल कौन सा बनेगा? आर बी। फाइनल देखो आर बी 5, 3, -2। इसका मतलब होता है बेटा x। इसका मतलब होता है, इसका मतलब x को लिखते हैं आई कैप, y को लिखते हैं जे कैप, z को लिखते हैं, बताओ जरा क्या लिखो? क्या समझ गए? अगला कौन सा वेक्टर पूछा है? अभी पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? क्या होता है? R2 माइनस, क्या माइनस कर दोगे? मतलब R2 बोले तो RB माइनस RA, 5 आई कैप -1 आई कैप। बोलो भाई 3 जे कैप माइनस ऑफ, बोलो जरा देखो 5 में से क्या माइनस,
माइनस खत्म। यही कौन सा वेक्टर है? पूछो। सही तो है, 3 प्लस का है ना, तो यहाँ 3 प्लस का लिखा हो। 3 में माइनस करेंगे -1। लास्ट पार्ट देखो क्या पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या निकालेंगे? सुनना सुनना सुनना, वो कह रहा है तुम यहां से ए गए, यहां से क्या गए बताओ? ए से भी सबसे छोटा रास्ता यही तो होगा, और इसी को क्या, कौन सा वेक्टर बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो जरा देखो बेटा, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट मतलब डेल्टा आर, उसका क्या ले लोगे? मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा आर का क्या लेंगे? जो नए बच्चे हैं ये बेटा थोड़ा सा किसका यूज हो गया? पुराने चैप्टर का। पुराने चैप्टर का यूज हो गया बेटा। इसका क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड। बताओ क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड? आई कैप के आगे कौन है? तो 4 का। जे कैप के आगे कौन है? 4 का। के कैप के आगे कौन है? -2 का। जो नए बच्चे हैं बेटा, आपको ये बस ये छूटा हुआ था इसलिए आपको तकलीफ आई होगी, बाकी कुछ भी नहीं है। बताना कितना रहे? 16 + 16 32, 32 + 4 36। √36 कितना हो गया? इतना मीटर क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सुनो सुनो, ये डेल्टा आर तक लिख लिए। कभी भी उसका क्या पूछे? लेंथ। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। क्या पूछे? मतलब बेटा मॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? कभी भी ऐसे लिखा हो, एक्स आई कैप + वाई जे कैप + जेड, इसका मैग्नीट्यूड बेटा ऐसे लिखते हैं, √अंडर आई कैप के आगे कौन है? इसका स्क्वायर कर दो। जे कैप के आगे, जेड कैप के आगे, सॉरी के कैप के आगे जेड का स्क्वायर। तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। यही अपना फाइनल आंसर। आज की क्लास सुनिएगा ध्यान से। अगली क्लास में ये क्वेश्चन बस आपको तकलीफ दिया है नए वाले बच्चों को, अगर जिनको पुराने हैं तो कोई तकलीफ। अगली क्लास में खूब सारे क्या होंगे? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। बीच में पियक्कर भी आएगा। ये पियक्कर पीते पीते कहां गिर जाएगा? नाली में। ठीक है भैया? ये वापस कैसे आ गया? समझ गए क्या? बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अगली क्लास में। ओके भैया, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा यहां तक। आज किसी को कोई तकलीफ? टफ लगा क्या? ये था थ्योरी सेक्शन। अब क्या शुरू हो चुका है? न्यूमेरिकल्स। चिंता मत करो, खूब सारे प्रैक्टिस करा दूंगा, और अगले टर्न पे मॉड्यूल भी आ जाएगी और काम भी दे देंगे, साथ साथ कर लेना। ठीक है क्या? कौन? वो 23, 24 में भी चलेगा वो। चलो बाय बोलो। भारत माता की।